ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चंदौली से खबर आपको बताते हैं। पुलिस की रडार पर आए भाजपा जिला उपाध्यक्ष गिरोह बनाकर मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। चंदौली में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं हरिचरण सिंह पंडित राकेश पांडे की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। सदर कोतवाली के कस्बा स्थित अवैध कब्जे में मारपीट, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस है तैनात। सदर कोतवाली में 5 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित राकेश त्रिपाठी को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सदर कोतवाली के कस्बा स्थित अवैध कब्जे में मारपीट की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़े बता दें, शांति व्यवस्था की तैनाती कर दी गई है। नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को जमानत मिली। सुंदर भाटी के बाहर आने से फिर से गैंग वॉर बढ़ने की आशंका। सोनभद्र जिले में बंद था कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी। सुंदर भाटी का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है। गुपचुप तरीके से रिहाई के बाद सुंदर भाटी फ्लाइट से दिल्ली आया। सुंदर भाटी पर हत्या, अवैध वसूली समेत 60 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को जमानत मिली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सुंदर भाटी के बाहर आने से फिर से गैंग वॉर बढ़ने की आशंका है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोनभद्र जिले में बंद था कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी। सुंदर भाटी का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है। सोनभद्र जिले में बंद था कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी। सुंदर भाटी के बाहर आने से फिर से गैंग वॉर बढ़ने की आशंका। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खेत पर सगे भाई ने भाई को गोली मार दी। गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 2 बार शांति भंग में किया था चालान। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आम खबर आपको हम बता दें, अलीगढ़
से खबर, जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। खेत पर सगे भाई ने भाई को गोली मारी। गोली लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव कसीसों में एक कृष्ण भारद्वाज नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र करीब 35-40 वर्ष है। उनकी गोली मार करके हत्या कारित कर दी गई है। जो आरोपी हैं वो इनके सगे भाई हैं। भाइयों भाइयों के मध्य संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा था। इनके पिता द्वारा अपने कुल 4 में से 2 बेटों को अपने संपत्ति से बेदखल भी कर दिया गया था और उन्हीं 2 बेटों द्वारा ये हत्या कारित की गई है। इनके पीछे इन चीज बस सब लिया है ट्रैक्टर फेंकता मेरे बाप की सब जमीन जा जाते जो तो न दरा कल मेरा बाप मारा हुआ के पीछे भैया सवेरे की मोर पता ना क्या हुआ? कौन ये सगे भाई हैं? सगे भाई है, बड़ा सबका छोटा है। तो अभी जो खत्म हुए वो मेरा तीसरे नंबर का है। हमारा डिवीजन में मेरे बड़े बीच के भैया ने और चौथे नंबर के ने क्या कोई प्रॉपर्टी का लेकर विवाद कर? हाँ, प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी का। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा ने 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूपी उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। डिम्पल यादव, अवधेश प्रसाद, जया बच्चन का नाम यूपी उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल स्टार प्रचारक। लखनऊ से खबर, 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। यूपी उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल स्टार प्रचारक। बड़ी खबर आपको हम बता दें। यूपी उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर स्टार प्रचारक बनाए गए और सपा ने 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। शिवा, यूपी चुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची समाजवादी पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल हालिया में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और अब समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारने के साथ ही स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद उतार दिया है, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम है, रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, सांसद भी हैं, और जो जेल में बंद राष्ट्रीय महासचिव आजम खान है उनका भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में नाम है। हालांकि जेल में बंद होने के दौरान वो बाहर नहीं आ सकेंगे, वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे, लेकिन सूची में उनका नाम दिया गया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव की जो पत्नी है सांसद डिम्पल यादव, उनका भी नाम है। जया बच्चन जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, उनका भी नाम है। शिवपाल सिंह यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी है समाजवादी पार्टी में, उनका नाम है। रामजी लाल सुमन जो सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी है समाजवादी पार्टी में, उनका नाम है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल
बाबू सिंह कुशवाहा, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, नरेश उत्तम पटेल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी में, इंद्रजीत सरोज जो राष्ट्रीय महासचिव रहे, माता प्रसाद पांडे, विशंबर प्रसाद निषाद, राम अचल राजभर, ओम प्रकाश राजिंग और कमाल अख्तर। ये ऐसे 19 लोग हैं जो उपचुनाव से पहले अलग अलग जिलों में जाकर के अलग अलग जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। और अखिलेश यादव ने प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसके साथ रणनीति भी तैयार की गई होगी कि किन विधानसभा सीटों पे कौन कौन नेता जा करके, स्टार प्रचारक जा करके समाजवादी पार्टी के हित में वोट मांगेगा और समाजवादी पार्टी को प्रश्नों को बताएगा। क्योंकि इस बार बीजेपी बनाम सपा है पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जहां जहां सीटें हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी जरूर जो विपक्षी की जो नीतियां हैं उनको गलत साबित करने में और अपनी अच्छाइयां साबित करने में प्रचार प्रसार में जरूर एक रणनीति तैयार करेगी। हालांकि प्रोग्राम शेड्यूल अभी तक किसी का नहीं आया है कि 19 स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें से कौन कब कहां प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2-3 दिनों में शेड्यूल भी आ जाएगा कि जो 19 स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी में चुने गए हैं वो किन किन विधानसभा सीटों में और कब प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यूपी उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। कई अहम लोगों को इसमें जगह दी गई है। जया बच्चन, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव स्टार प्रचारक। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और सूची जारी। अहम खबर आपको बता दें, जारी सूची में 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो जारी सूची में 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल। इससे पहले 48 विधानसभा क्षेत्रों की जारी हुई थी सूची। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस अब तक 71 प्रत्याशियों की कर चुकी है घोषणा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और सूची जारी होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अब तक 71 प्रत्याशियों की कर चुकी है घोषणा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और सूची जारी होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जारी सूची में 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जारी सूची में 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल। 48 विधानसभा क्षेत्रों की जारी हुई थी सूची। इससे पहले 48 विधानसभा क्षेत्रों की जारी हुई थी सूची। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पशुधन गणना और महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कर दी है। अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 16 प्रजातियों की 219 नस्लें पशुधन गणना में होंगी शामिल और इस मौके पर महामारी की तैयारी और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 200 करोड़ रुपए की महामारी निधि परियोजना की शुरू की गई है। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल तकनीक का उपयोग किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने लॉन्च की महामारी निधि परियोजना और केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि सटीक डेटा की उपलब्धता से सरकार को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुपालन क्षेत्र में उच्च विकास हासिल करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। अक्टूबर से अगले साल फरवरी तक चलेगी पशुधन गणना। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसकी लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की जाएगी। राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस पशुधन जनगणना को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आयोजित करने पर जोर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रालयों के अधिकारियों से इस जनगणना अभियान के नियमित रूप से निगरानी करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जनगणना की रिपोर्ट अगले साल आएगी और इसमें 16 प्रजातियों की 219 नस्लों के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी, जो ज्यादातर पशु चिकित्सक या पैरा पशु चिकित्सक हैं, गणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। गणना में 16 प्रजातियों के 219 देसी नस्लों के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और जनगणना में पशुधन की प्रजातियां मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा और खच्चर सहित कई सारे जानवर शामिल हैं। पशुधन के अलावा पोल्ट्री पक्षियों में मुर्गी, बतख, टर्की, कीस सहित आपको बता दें एमू की गिनती भी प्रत्येक परिवार घरेलू या गैर घरेलू उद्यमियों और संस्थाओं से की जाएगी। इन प्रजातियों को ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है। नवीनतम जनगणना में डेटा संग्रह और प्रसारण के लिए मोबाइल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे देश के सभी गांवों और शहरी वार्डों में डेटा संग्रह की सटीकता और दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे आंकड़े बहुत सटीक आएंगे, जिसका फायदा होगा कि डेयरी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट पॉलिसी और पशुओं की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बनने वाली योजनाओं के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। विशेष रूप से यह देश की पहली जनगणना होगी जिसमें पशुपालकों के द्वारा पशुधन रखने के बारे में डेटा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। ये पशुधन जनगणना पशुपालन में मुख्य रूप से शामिल व्यक्ति के लिंग के बारे में भी जानकारी उपलब्ध की। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के बावजूद भारत दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनगणना से पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। पशु जनगणना के बारे में कुछ और खास बातें भी कही गई हैं। कि आज यहाँ से पशुधन की संगणना का कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जो प्रति वर्ष में 5 वर्ष के बाद, प्रति 5 वर्ष के बाद यह संगणना सेंसस किया जाता है और इससे कई तरह के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। यह 2025 तक चलेगा। पशुधन की संख्या, उनके नस्ल में क्या सुधार हो रहा है, किस नस्ल के कितने पशुधन हैं, पोल्ट्री में क्या विकास हुआ है, हर क्षेत्र में जो पशु हैं उनका सेंसस इसके माध्यम से किया जाता है। बीमारियों के नियंत्रण में आगे उनके गणना के हिसाब जब रिपोर्ट आ जाता है तो उसके आधार पर जो उसके उत्थान के लिए जो पॉलिसी बनाना है उसमें ये काफी सहायक होते हैं। उसके साथ साथ $25 मिलियन का जो पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है, उसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक में, जो पशुधन में जो बीमारियां हैं उनके और उनके इलाज के लिए जो अस्पताल हैं, उनका सुदृढ़ीकरण, उनका स्ट्रेंथनिंग, उनमें विकास, तो ये सारे कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है और आने वाले समय में
पशुधन के लिए के क्षेत्र में यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और आज ये प्रयास हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उस मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर विजेता खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, गोरखपुर से तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। नेशनल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अभी हम लोगों ने यहां पर 2 प्रतियोगिताओं को देखा है। क्या जुनून है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह और भी अच्छे ढंग से यहां देखने को मिलेगा। यह मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है जब मैं यहां पर उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है। श्री पुनीत कुमार ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें लक्ष्मण अवार्ड के साथ ही खेल कोटे के अंतर्गत जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया के पद पर इन्हें तैनात भी किया है। श्री कुदरत अली ये लखनऊ के निवासी है, वर्ष 2005 में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किए हैं। 2024 में ब्रिक्स गेम्स में ये भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी सहभागिता की है। श्री अरविंद सिंह ये बुलंदशहर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक प्राप्त किए हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मोहम्मद आजाद ये सुल्तानपुर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2014 में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और 2023 में चाइना में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री लोकेश कुमार ये हापुड़ के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक प्राप्त किए और वर्ष 2019 में रोइंग एशियन गेम्स भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री राजेश कुमार ये संत कबीर नगर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2010 में 2 रजत पदक प्राप्त किए। 2023 में एशियन गेम्स एवं वर्ल्ड कप तथा 2022 में एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में इस खेल के लिए अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं से अपने आप को तराश करके इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया। एशियन गेम्स में इन्होंने मेडल प्राप्त किए, विश्व चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए और आज न केवल उन खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं बल्कि प्रशिक्षक के रूप में भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर अभी जो बात उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय विधायक रानी पकसालिका सिंह जी ने जो बात कही है और यहां पर रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह देव जी ने भी जो बात कही है, वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने यहां गोरखपुर में इसी ताल के किनारे बनाया है और रोइंग फेडरेशन के लिए भी हम लोग इसमें स्पेस उपलब्ध करवाएंगे और मुझे लगता है कि ये लोग अपनी तैयारी करें
उत्तर प्रदेश और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। आपने देखा होगा, मैं आज प्रातःकाल मंदिर अपने परिसर में था, मैं देख रहा था कई खिलाड़ी प्रातःकाल मंदिर परिसर में थे और मैंने जब उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भी कहां से हो, तो उसमें कोई महाराष्ट्र का था, कोई बंगाल का था, कोई किसी अन्य राज्य था। मुझे अच्छा लग रहा था कि देखिए देश के अलग अलग कोने से आकर के लोग न केवल यहां को समझने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग एक सकारात्मक दिशा में लगाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए खेल और खेल गतिविधियां उन सब का आज हिस्सा बन चुकी है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज भारत के अंदर खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया खेलों का मत का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पे आज एक कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है, ढेर सारी झील हमारे पास हैं। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को